2008 को मुंबई में हुए नीरज ग्रोवर हत्याकांड से मुंबई में ही नहीं पूरे भारत में सनसनी फैल गई थी। एक प्रोडक्शन हाउस में काम करने वाले नीरज की हत्या करके उसके शव को बड़ी ही बेदर्दी से 300 टुकड़ों में काट दिया गया था। नीरज मर्डर केस के बारे में कहा जाता है कि यह मर्डर लव ट्रायंगल की वजह से हुआ था और ये लव ट्रायंगल नीरज ग्रोवर के साथ कन्नड़ अभिनेत्री मारिया सुसरा और उसके बॉयफ्रेंड नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट जेरोम मैथ्यू के बीच था। लेकिन अब ये सवाल था कि आखिर नीरज की हत्या किसने की और फिर उसकी लाश को 300 टुकड़ों में क्यों काट दिया गया। इस पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप ऐसे ही समाज में हो रही दिल देने वाली घटनाओं से अवगत होना चाहते हैं, आप भी सावधान रहना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं। दरअसल मारिया सुसाराइज केरल के कोची की रहने वाली थी। बचपन से ही उसे सिंगिंग और डांसिंग का शौक था और मारिया ने कुछ छोटी मोटी साउथ इंडियन फिल्मों में अभिनय भी किया और फिर कोची में ही मारिया को एक नेवी ऑफिसर जेरोम मैथ्यू से प्यार हो गया था। जेरोम मैथ्यू और मारिया बचपन के दोस्त थे। उन दोनों ने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई एक साथ ही की थी। जेरोम और मारिया ने ये भी तय कर लिया था कि वो जल्द ही शादी करने वाले हैं। लेकिन मारिया अभिनय के क्षेत्र में कुछ बड़ा नाम करना चाहती थी, इसीलिए उसने सोचा कि उसे हिंदी टीवी सीरियल्स और बॉलीवुड फिल्मों में अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए, जहां वह ज़्यादा नाम, शोहरत और पैसा भी कमा सकती है। इसीलिए वो कोची को छोड़कर सन 2007 में मुंबई चली आई। मुंबई पहुंचने के बाद अब मारिया के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी और जिसमें सबसे बड़ी चुनौती थी उसे ठीक से हिंदी बोलना ना आना। जाहिर सी बात है कि हिंदी टेलीविज़न और फिल्मों में काम करने के लिए साफ हिंदी बोलनी तो आनी ही चाहिए, लेकिन मारिया की हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी। इसीलिए मारिया जब टीवी और फिल्मों में काम करने के लिए प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगा रही थी, यानी कि स्ट्रगल कर रही थी, तभी ऑडिशन के समय उसकी मुलाकात नीरज ग्रोवर से हुई। ये मारिया और नीरज की पहली मुलाकात थी। नीरज ग्रोवर कानपुर के एक सामान्य परिवार से आते थे और लगभग 25 साल के युवा नीरज ग्रोवर से उनके परिवार वालों को बड़ी उम्मीदें थी। नीरज के पिता अमरनाथ ग्रोवर एक छोटे व्यापारी थे। हालांकि ग्रोवर परिवार को पूरी आशा थी कि एक दिन उनका बेटा उनका नाम रोशन जरूर करेगा और वो हद तक कर भी रहा था। यानी कि जब साल 2008 में स्टार प्लस पर शाहरुख खान का एक शो आया करता था, क्या आप 5वें पास से तेज हैं, और नीरज ग्रोवर इस बड़े शो के प्रोडक्शन टीम का हिस्सा था। एक दिन नीरज ग्रोवर किसी सीरियल का ऑडिशन ले रहे थे, तभी ऑडिशन के लिए मारिया सुसरा भी वहां पहुंची। नीरज ने मारिया से टेस्ट के लिए हिंदी में कुछ सवाल पूछे, जिसका मारिया ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पाई क्योंकि उनकी हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो नीरज ने मारिया से कहा कि हमें हिंदी बोलने वाले लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि ये सीरियल हिंदी में है और अगर कुछ भी आपके लायक होगा तो आपको बता देंगे। इतना कहकर नीरज वहां से चला गया। इसके बाद मारिया ने नीरज के ऑफिस के ही किसी व्यक्ति से नीरज का नंबर लिया और फिर कुछ दिनों के बाद मारिया ने नीरज को कॉल किया और ऑफिस में हुई अपनी मुलाकात के बारे में उसे याद दिलाया। तो नीरज को भी याद आ गया। फिर इन दोनों के बीच में कुछ बातें शुरू हो गई। इस फोन कॉल के बाद धीरे धीरे मारिया और नीरज के बीच फोन पर बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। फिर दोनों की बातचीत मुलाकातों में बदल गई, यहाँ तक कि कुछ दिनों के लिए मारिया नीरज के अपार्टमेंट में ही रह रही थी। मारिया ने अपने कोची के बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू को नीरज ग्रोवर के बारे में बताया। मारिया ने उसे कहा कि नीरज मुंबई में उसे काम दिलाने में मदद कर रहा है और उसने जेरोम से ये भी कहा कि नीरज का उस पर क्रश है, लेकिन मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जेरोम मैथ्यू शक की किस्म का इंसान था। इसीलिए उसने मारिया और नीरज की दोस्ती वाले रिश्ते पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और उसे लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड मारिया उसे धोखा दे रही है। जेरोम को नीरज और मारिया की दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी।
वह मारिया से कुछ कह नहीं पाता था। और फिर साल 2008 में 6 मई को मारिया ने मुंबई के मालाघाट इलाके में एक नया फ्लैट लिया। मारिया ने शिफ्टिंग के लिए नीरज से मदद मांगी तो नीरज भी उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। वह रात 10 बजे के करीब मल्हार में मारिया के फ्लैट पर पहुंचा और उसका सामान रख रखाने में उसकी मदद करने लगा। और ठीक उसी समय मारिया के मोबाइल पर उसके बॉयफ्रेंड का फोन आया। वह जेरोम से बात करने लगी। उसने जेरोम को बताया कि वह मल्हार वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गई है। तभी जेरोम को मारिया की तरफ से किसी मर्द की आवाज़ सुनाई दी। उसने मारिया से पूछा कि क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे फ्लैट में कोई और भी है? मारिया ने कहा हाँ, नीरज है। फिर जेरोम ने पूछा कि वो इतनी रात तुम्हारे फ्लैट पे क्या कर रहा है? तो मारिया ने कहा कि वो सामान रखवाने में मेरी मदद करने आया है। जेरोम ने मारिया से कहा कि नीरज को अपने रूम पर मत रुकने देना, उसे यहाँ से वापस भेज दो। जेरोम मैथ्यू उस रात मारिया के रूम पर नीरज के होने से बेचैन हो गया था। उसने रात 11:30 बजे के आसपास दोबारा कॉल किया, लेकिन उसने कंफर्म करना चाहता था कि नीरज मारिया के फ्लैट पर है या चला गया। लेकिन मारिया ने अपने बॉयफ्रेंड जेरोम को कुछ भी बताने के बजाय उसने अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर लिया। और मारिया की इसी हरकत से जेरोम गुस्से से पागल हो गया। जेरोम ने उसी समय तय कर लिया था कि वह मुंबई मारिया के फ्लैट पर जाएगा। मारिया जब मलाड में शिफ्ट होने वाली थी तो उसने अपने फ्लैट का एड्रेस जेरोम को बता दिया था। जेरोम ने सोचा कि वो मारिया को बिना बताए ही उसके फ्लैट पर जाएगा और देखेगा कि मारिया उससे झूठ बोल रही है या सच। फिर उसने कोची से मुंबई जाने वाले फ्लाइट के बारे में पता किया तो उसे पता चला कि 7 मई की सुबह 3 बजे मुंबई के लिए एक फ़्लाइट है। जेरोम ने वही फ़्लाइट पकड़ी और सुबह 7:30 बजे मुंबई पहुंच गया। फिर वहां से सीधे मारिया के फ्लैट पर पहुंचा। उसने दरवाजे की बेल बजाई और जब उसकी गर्लफ्रेंड दरवाज़ा खोलने आई, उसके सामने अपने बॉयफ्रेंड को देखकर जैसे तो उसका दिल धड़कना भूल ही गया, क्योंकि दरवाजे पर उसका बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू खड़ा था। जेरोम बिना कुछ बोले सीधे मारिया के बेडरूम में घुस गया और बेडरूम में जो वो देखना चाहता था उसे वही दिखाई दिया, यानी कि नीरज ग्रोवर मारिया के बेडरूम में ही था। अपनी गर्लफ्रेंड के बेडरूम में नीरज को देखकर उसका खून खौल उठा और इसके बाद जेरोम और नीरज में बहस शुरू हो गई। फिर बात हाथापाई और मारपीट तक पहुंच गई। जेरोम गुस्से में मारिया के किचन से एक चाकू उठाया और उस चाकू से नीरज ग्रोवर के ऊपर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। और जब मारिया उसे रोकने लगी तो जेरोम ने उसे ऐसा करने से मना किया और उसने धमकी देते हुए कहा कि अगर वो उसे रोकने की कोशिश करेगी तो वो उसे भी मार डालेगा। चाकू के ताबड़तोड़ वार से नीरज के मौके पर ही मौत हो गई। नीरज की हत्या करने के बाद मारिया और जेरोम ने उसी फ्लैट में अपनी रात गुजारी और अब तो कत्ल हो चुका था। लेकिन अब इन दोनों के सामने प्रॉब्लम ये थी कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। और फिर उन्होंने सोचा कि अगर लाश को फ्लैट से बाहर ठिकाने लगाने के लिए ले जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। तो इसीलिए उन दोनों ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हम अगर लाश को बाहर भी ले जाएं तो किसी को शक न हो कि हम लाश को ले जा रहे हैं। इसके बाद मारिया ने अपने एक दोस्त को कॉल किया और झूठ बोलकर उसकी कार की चाबी ली। फिर करीब 11 बजे के आसपास जेरोम और मारिया उस कार से मलाड के एक मॉल में गए। वहां से उन्होंने 2-3 बड़े बैग खरीदे, एयर फ्रेशनर, चाकू, पर्दे और चादर। एक साथ ही उन्होंने बाहर एक रेस्टोरेंट में खाना भी खा लिया था। फिर दोपहर के 3 बजे वो दोनों फ्लैट पर पहुंचे और नीरज की लाश को रसोई में ले जाकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगे। और फिर दोनों ने नीरज की लाश के करीब 100 से ज़्यादा टुकड़े किए। लाश के टुकड़ों को बैग में भरा। इसके बाद इन दोनों ने बैग्स के दोस्त को कार में रखने लग गए। लेकिन मारिया की बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया था कि मारिया जेरोम के साथ कार में बैग रख रही है। इसके बाद उसने दोनों का बिल्डिंग से जाते हुए भी देखा। रास्ते में मारिया और जेरोम ने बोतल में पेट्रोल खरीदा और करीब 7 बजे वो दोनों पालघर जिले के मनोहर की तरफ निकल गए। मारिया और जेरोम ने मनोहर के जंगल के पास अपनी कार रोकी। फिर इन दोनों ने लाश के टुकड़ों से भरे बैग को कार से निकाला और उन पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी।
और जब उन्होंने देखा कि नीरज की लाश पूरी तरह जल चुकी है, वो दोनों वहां से वापस मुंबई आ गए और करीब रात के 10:30 बजे मलाड वाले फ्लैट पर पहुंच गए। इसके बाद फ्लैट पर जितने भी सबूत थे जो उन्हें सलाखों के पीछे ले जा सकते थे, उन्होंने उनमें से अधिकतर सबूत मिटा भी दिए, यानी कि दीवार, फर्नीचर और खिड़कियों के पर्दे भी नीरज के खून से सने थे। उन्होंने दीवार से भी खून के छींटे को मिटाने के लिए फ्लैट पर पेंट कर दिया। फर्नीचर और पर्दे भी बदल दिए। जेरोम उस रात मारिया के फ्लैट पर ही रहा और अगले दिन यानी कि 8 मई को 12:30 पर उसने मुंबई से कोची के लिए फ्लाइट पकड़ी और वापस कोची पहुंच गया। इधर नीरज ग्रोवर 7, 8 और 9 मई को जब ऑफिस नहीं पहुंचा तो उसके ऑफिस के दोस्तों ने उसकी खैर खबर लेने के लिए कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। दोस्तों ने फिर मारिया को फ़ोन किया तो मारिया ने कहा कि नीरज के दोस्तों को बताया कि नीरज तो उसका रूम शिफ्ट कराने के बाद वापस अपने फ्लैट पर चला गया था। उसने बताया कि उस दिन के बाद से नीरज से उसकी कोई बात नहीं हुई। नीरज के दोस्तों ने नीरज को हर जगह ढूंढा, लेकिन उन्हें नीरज का कहीं पता नहीं चला। और इसके बाद नीरज के लापता होने की बात नीरज के माता पिता को भी बताई गई। नीरज के पिता अमरनाथ ग्रोवर ने मुंबई के पुलिस थाने में बेटे के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई और इसके बाद पुलिस नीरज ग्रोवर का पता लगाने में जुट गई। पुलिस सबसे पहले पूछताछ के लिए मारिया के फ्लैट पहुंची, क्योंकि लापता होने से पहले नीरज मारिया के फ्लैट पर ही था। मारिया ने पुलिस को बताया कि नीरज तो 6 मई की रात को ही उसका रूम शिफ्ट कराकर अपने फ्लैट चला गया था। पुलिस उस दिन तो मारिया से थोड़ी ही पूछताछ करके वापस लौट गई, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को ये शक था कि मारिया उनसे कुछ छुपा जरूर रही है। और इसके बाद पुलिस ने मारिया और नीरज के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो कॉल डिटेल से पता चला कि मारिया झूठ बोल रही है। पुलिस को नीरज की कॉल डिटेल से ये भी पता चला कि नीरज ने देर रात यानी कि 1:20 पर अपने मोबाइल से किसी से बात भी की थी और उस समय नीरज के फ़ोन की लोकेशन मारिया के फ्लैट पर ही थी। इसके बाद पुलिस एक बार फिर से मारिया के फ्लैट पर पहुंचती है और इस बार वहां के सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछताछ करती है। सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को बताया कि उसने 7 मई की सुबह मारिया और उसके एक दोस्त को कार में बैग रखते हुए जरूर देखा था। इसके बाद पुलिस मारिया के पास पहुंची और इस बार पुलिस ने मारिया से नीरज के बारे में कड़ाई से पूछताछ की और मारिया अब ये जान चुकी थी कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म स्वीकार किया, लेकिन उसने बताया कि नीरज की हत्या उसने नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू ने की है। और इसके बाद कोची से नेवी ऑफिसर जेरोम मैथ्यू को भी अरेस्ट कर लिया गया और इस तरह से नीरज ग्रोवर हत्याकांड की गुत्थी सुलझानी शुरू हुई। नीरज का फ़ोन भी मारिया के पास से बरामद किया गया और उस कार को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया जिससे लाश को ठिकाने लगाया गया था। उस कार में भी कई जगहों से खून के धब्बे मिले और इसके बाद फॉरेंसिक टीम मनोहर के उस जंगल में भी गई जहां उन दोनों ने नीरज की लाश को जलाया था। फॉरेंसिक टीम को वहां से कुछ इंसानी दांत और हड्डियां मिली। फिर उन हड्डियों का और कार में मिले खून के धब्बों का नीरज के परिवार से डीएनए मैच कराया गया और डीएनए से ये सुनिश्चित हो गया था कि ये अवशेष नीरज के ही थे। इसके बाद इन सारे सबूतों को कोर्ट में पेश किया गया और फिर इस घटना के 3 साल बाद यानी कि जुलाई 2011 को मुंबई सेशन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर और सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि ये हत्या पहले से सुनियोजित नहीं थी, यानी जेरोम ने गुस्से में आकर नीरज का कत्ल किया है, क्योंकि वह अपने साथ किसी भी तरह का कोई हथियार लेकर नहीं आया था। और इसके बाद कोर्ट ने जेरोम मैथ्यू को सबूत मिटाने और गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए उसे 50,000 का जुर्माना और मात्र 10 साल की कारावास की सजा सुनाई और साथ ही मारिया भी कठोर सजा पाने से बच गई। उसने कोर्ट में यही कहा कि वो बेकसूर है। मारिया ने कहा कि उसने जब जेरोम को नीरज का कत्ल करने से रोकना चाहा तो जेरोम ने उसे भी जान से मारने की धमकी दी थी और जिससे वो डर गई थी और कुछ भी नहीं कर पाई।
इसके बाद कोर्ट ने मारिया को केवल सबूतों को मिटाने का दोषी मानते हुए मात्र 3 साल की सजा सुनाई और जिस दिन मारिया को सजा सुनाई गई उसी दिन वो जेल से बाहर भी आ गई। उसका कारण यही था कि ट्रायल के दौरान 3 साल से ज़्यादा का वक्त वो जेल में बिता चुकी थी। वह शुरू से ही पुलिस की गिरफ्तारी में थी और कोर्ट का फैसला आने में 3 साल से ज़्यादा का समय लग गया था। हालांकि नीरज ग्रोवर के माता पिता कोर्ट के इस फैसले से बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा कि जो मुख्य दोषी थी वही जेल से बाहर आ गई। नीरज के पिता अमरनाथ ग्रोवर ने कहा कि नीरज की हत्या पहले से प्लान की गई थी। उन्होंने कहा कि मारिया ने उनके बेटे नीरज से बदला लिया क्योंकि नीरज ने मारिया को काम नहीं दिलाया था और नीरज के दोस्तों ने भी कहा कि मारिया ने नीरज का फायदा उठाया था। नीरज के माता पिता ने कोर्ट के इस फैसले पर कहा कि हम इतने सक्षम तो हैं नहीं कि कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकें और इसके बाद इस फैसले के खिलाफ किसी भी अदालत में किसी ने कोई भी चैलेंज नहीं किया और साल 2018 में जेरोम मैथ्यू भी जेल से बाहर आ गया। कोर्ट के इस फैसले के तुरंत बाद डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने इस हत्याकांड पर एक फिल्म बनाई। फिल्म 19 अगस्त 2011 को रिलीज हुई और इस फिल्म का नाम था नॉट अ लव स्टोरी। राम गोपाल वर्मा ने कहा था कि मारिया सुसरा को ये फिल्म एक बार तो जरूर देखनी चाहिए और इस तरह केरल की एक लड़की जो मुंबई में हिंदी फिल्मों में काम करने गई थी, उसने ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले समय पर उसी पर फिल्म बन जाएगी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को भी परेशान करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको ऐसी कहानियों से जागरूक करना, अवगत कराना है ताकि आप भी ऐसी घटनाओं से अपने आप को सुरक्षित कर सकें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।